Okay, so now we start with mixture of two acids. अगर हम दो एसिड को साथ में मिक्स करते हैं तो इन दैट केस हमारा पीएच वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर हमारे पास जो दोनों एसिड है, अगर वो दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इन दैट केस क्या होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी, मान लेते हैं हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक है HA जिसका कंसंट्रेशन है C1 मोलर, और दूसरा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HB जिसका कंसंट्रेशन है C2 मोलर। दोनों 10⁻⁻⁶ से बड़ा है तो वो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो इन दैट केस HA जो है वो भी मेरा 100% टूटने वाला है एज H+ एंड A-, और HB जो है वो भी हमारा 100% टूटने वाला है एज H+ एंड B-। दोस्तों ध्यान देना, यहां पर दोनों के दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस कारण पे डेफिनेटली देयर इज नो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर कोई इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग होने के कारण बोथ आर गोइंग टू डिसोशिएट बाय 100%, राइट। तो यहां पे अगर कंसेंट्रेशन C1 है तो यहां से जो हमारे पास H+ का कंसेंट्रेशन आएगा दैट विल बी C1 मोलर, एंड सिमिलरली दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां से जो हमारा H+ आएगा दैट इज गोइंग टू बी C2 मोलर। तो दोनों का जो H+ है वो दोनों कंबाइन होगा एंड द टोटल कंसेंट्रेशन of H+ will be simply C1 plus C2 molar, and what we are going to get is pH equals to minus log 10 C1 plus C2. तो दिस इज अ प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। तो यहां पर तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बस चेक कर लेना दोनों कंसेंट्रेशन में से कोई एक कम से कम 10⁻⁻⁶ मोलर से ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज हमें वाटर का जो H+ का कंट्रीब्यूशन है वो भी लेना पड़ेगा। तो उस केस के लिए हमें डेफिनेटली ध्यान देना जरूरी है। ओके, सुनाओ दूसरा वाला केस अब हम लोग चालू करते हैं। वो ये है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा वीक एसिड है। तो इन दैट केस हम लोग किस तरीके से डील करने वाले हैं? तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड इज HA जो 100% डिसोशिएट करता है एज H+ एंड A-, एंड दूसरा जो है वो है HB that dissociates as H+ and B- with acid dissociation constant equals to Ka। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ HA इनिशियल मेरे पास दे रखा है C1 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ HB इनिशियल वो दे रखा है हमें C2। तो सवाल पूछा जाएगा, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B-, राइट। ओके, समझते हैं इस बात को हम लोग अब। पहली बात, HA स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो इन दैट केस कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HA डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा C1। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो कोई प्रॉब्लम आने का संभावना ही नहीं है। लेकिन अब हमारे पास जो प्रॉब्लमैटिक केस बनेगा वो प्रॉब्लमैटिक केस है HB। तो अगर मैं HB के बारे में सोचूं तो HB विल डिसोशिएट एज H प्लस एंड B माइनस। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इक्विलिब्रियम है जिसका एक प्रोडक्ट है H प्लस, और वो प्रोडक्ट H प्लस को मैं अगर एक्सटर्नली सप्लाई कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और जो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये वाला इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा बैकवर्ड शिफ्ट करने वाला है। सो यहां पर तो हमें डेफिनेटली कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान देना, वीक एसिड ऑलरेडी वीक है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वो और ज्यादा वीक होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रेटी लो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो एक बार मैं अप्रॉक्सीमेट करूंगा और फिर हम देखेंगे डिफरेंट केसेस जो अप्रॉक्सीमेट मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये है मेरा Ka, HB इनिशियली है C2, H प्लस इनिशियली ऑलरेडी है C1, B माइनस राइट नाउ है मेरा 0, क्योंकि यहां पर तो अभी तक टूटा ही नहीं है। तो यहां पर होगा C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अल्फा, ये हो जाएगा मेरे पास C2 अल्फा। तो यहां से अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू लिखता हूं Ka, तो दैट इज इक्वल्स टू C2 अल्फा इंटू C1 प्लस C2 अल्फा बाई C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। सो C2 इज कैंसल्ड, एंड नाउ यहां पर अगर मैं देखूं, जो मेरे पास Ka आ गया उसका वैल्यू क्या आया, अल्फा इंटू C1 प्लस C2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सो आइडियली हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक, यानी क्या आ जाएगा मेरे पास C2 अल्फा स्क्वायर प्लस C1 इंटू अल्फा, that will be equals to Ka minus Ka into alpha, yani the corresponding quadratic will be alpha square plus C1 plus Ka into alpha minus Ka, that is equals to 0, right? So solve and get alpha। यहां से एक बार हमारे पास अल्फा आ जाएगा। सॉल्यूशन हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि एनी हाउ हमें उसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है नहीं, इम्पॉसिबल है, बहुत ही टीडियस सा फॉर्मूला है, वो आप यहां से साफ साफ देख सकते हो। तो इतना खराब काम हम डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं। सॉरी, यहां पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूं, C2 को खा गया हूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो एक बार हमारे पास यहां से अल्फा आ जाए तो इन दैट केस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मैं सिंपली लिख दूंगा C1 प्लस C2 अल्फा, ठीक है। और वहां से मेरे पास करस्पॉन्डिंगली pH आ जाएगा, और एक बार अल्फा आ जाएगा तो डेफिनेटली जो B माइनस आएगा वो B माइनस मेरे पास आ जाएगा विल बी इक्वल्स टू C2 इंटू अल्फा। तो इन दोनों जगह पर अल्फा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और करस्पॉन्डिंगली वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। नाउ अब मैं यहां पर दो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं
और वो दोनों क्वेश्चन में ये मालूम पड़ जाएगा जो कब हम लोग किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और किसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी। जो पहला क्वेश्चन ये है, मेरे पास है मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 0.1 मोलर CH3COOH, जिसका Ka जो है टेक इट एज 10 to the power -5। कैलकुलेट pH and concentration of CH3COO-। मैंने यहां पर दोनों एसिड को मिक्स किया हूं, एक 0.1 मोलर HCl है और एक 0.1 मोलर CH3COOH है। नाउ HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑब्वियसली बात है, तो HCl बीइंग स्ट्रॉन्ग, what we get is concentration of H plus from HCl is equals to 0.1 मोलर। HCl से जो हमें H plus मिलेगा वो हमारा 0.1 मोलर मिलेगा, राइट? अच्छा, भूल जाते हैं सब कुछ को। अगर मान लेता हूं मेरे पास नॉर्मल कंडीशन पे केवल 0.1 मोलर CH3COH होता तो वहां से H प्लस कितना आता, एक बार हम ओरली उसको कैलकुलेट करने का ट्राई कर ले। ध्यान देना, अल्फा क्या होता है? √K/C। तो कितना आएगा? 10 to the power -5 by 0.1, दैट इज 10 to the power -4, और उसका रूट लूंगा तो मेरे पास आएगा 10 to the power -2। तो H प्लस है C अल्फा, दैट इज 10 to the power -3 मोलर। अगर केवल और केवल हम प्योर CH3COH डालते तो यहां पर तो ऊपर से और HCl डला हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो और ज्यादा यहां पर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। एनी हाउ 10 to the power -3 मोलर को 0.1 मोलर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड ड्राइव होने के बाद डेफिनेटली उसका H प्लस और कम होने वाला है, तो गारंटेड उसका H प्लस को तो मैं हर हाल पे नेग्लेक्ट कर ही सकता हूं, राइट? तो सिंपल सी बात है, वी नेग्लेक्ट any H plus coming from CH3COOH, यानी what we talk is alpha is very very small, right? जो कि एक रिजनेबल assumption रहने वाला है। और अब मैं CH3COH का डिसोसिएशन थोड़ा सा अगर कंसिडर करूं, इट विल बी CH3CO-, साथ में आ गया H प्लस, ये है 0.1 मोलर, ये है राइट नाउ 0, ये ऑलरेडी बाहर से है 0.1 मोलर। सो इफ वी कैन सी, this will be 0.1 into 1 minus alpha. This will be 0.1 alpha, and this will be 0.1 plus 0.1 alpha, that is 0.1 into 1 plus alpha. Now alpha is very small. This can be realistically approximated as 0.1, and this can also be approximated as 0.1। तो अगर हम Ka का वैल्यू लिखते हैं तो Ka मेरे पास क्या आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO- into H plus
by CH3COOH. So this 0.1 0.1 is cancelled, तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा Ka by 0.1, that is 10 to the power minus 5 by 0.1. तो ध्यान देना, कॉमन आयन इफेक्ट का पावर देखना, जो प्योर CH3COH था उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था 10 to the power minus 2. एक्सटर्नल H प्लस का प्रेजेंस इसका डिसोसिएशन को 100 टाइम्स से सप्रेस किया है। ये बात को हम पहले ढंग से समझ डालें। ओके, होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। तो Ka मेरे पास आ गया, K से हमारे पास अल्फा आ गया 10 to the power minus 4। एनी हाउ H प्लस तो हमारे पास कितना आ गया था 0.1 मोलर, राइट। तो pH तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 1, ये तो हमारे पास आ गया है। और दूसरा जो हमें और एक चीज निकालना था, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस that will be equals to C alpha. Now C is 0.1, so this will be equals to 0.1 into 10 to the power minus 4. ध्यान देना, ये एसिड खुद टूट के जितना CH3CO माइनस देता है उतना ही H प्लस देता है। तो H प्लस का जो कंट्रीब्यूशन होगा that will be approximately 10 to the power minus 5 मोलर, जिसको मैं डेफिनेटली 0.1 के सामने हर हाल पे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यह है पहला केस जहां पर हम वीक एसिड से आता हुआ कोई भी H प्लस को आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसी चीज का एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.01 यानी 10 to the power minus 2 मोलर HCl, राइट। और साथ में मैं ले लूं 10 to the power minus 2 मोलर क्लोरोएसिटिक एसिड, जिसको मान लो मैं HA लिख देता हूं, ठीक है, कौन इतना बड़ा लिखे, तो इसको हम 10 to the power minus 2 मोलर HA लिख लेते हैं, जिसका Ka हमारे पास दे रखा है 10 to the power minus 2, राइट। तो यहां पर सवाल यह है, कैलकुलेट pH and concentration of A minus, राइट। यहां पर हम ध्यान दें, जो वीक एसिड हमें दिया हुआ है वो उतना ज्यादा वीक भी नहीं है। हम लोगों ने इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं अभी, तो हम एक चीज साफ साफ देख सकते हैं, यहां पर हम HA से आता हुआ जो H प्लस है उसको डेफिनेटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को हम पहले अपने दिमाग पे क्लियर कर लें। तो पहली बात तो यह है, HCl will dissociate 100%। तो HCl अगर हमारा 100% डिसोशिएट करेगा तो सिंपल सी बात है, H प्लस फ्रॉम HCl is equals to 10 to the power minus 2 मोलर। और अब हमें HA का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पर उसका कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। ओके, सो नाउ हम एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम बनाएं
HA gives you H plus plus A minus. So now HA स्टार्टिंग में है 10 to the power minus 2, H plus है 10 to the power minus 2, A माइनस का है 0. तो ये होगा 10 to the power minus 2 into 1 minus alpha 10 to the power minus 2 1 plus alpha. ये होगा 10 to the power minus 2 alpha. राइट? तो मैं अगर इसमें लिख देता हूं Ka which is also equals to 10 to the power minus 2, मैं क्या लिख सकता हूं? this into this by this. ये तो एक तो गया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 10 to the power minus 2 alpha into 1 plus alpha by 1 minus alpha. ये हमारे पास आ जाएगा. So now 10 to the power minus 2 alpha minus 2 gone, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 minus alpha equals to alpha square plus alpha. यानी हमारे पास यहां पे आ जाएगा alpha square plus 2 alpha minus 1 equals to 0. राइट? तो अल्फा का वैल्यू क्या आने वाला है मेरे पास? -2, माइनस साइन तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए. बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो इफ वी कंसिडर, तो अल्फा इक्वल्स टू √8 minus 2 by 2. √8 can be written as 2√2. So this can be simply written as √2 minus 1. √2 is 1.414 and we can approximate it as 0.4. That's the value of alpha. Right? So concentration of H plus कितना आएगा मेरे पास? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस मेरे पास सिंपली आ जाएगा 10 to the power minus 2 into 1 plus alpha, that is equals to 1.4 into 10 to the power minus 2. ये मेरे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस. और ध्यान देना, यहां पर जो वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग का 40% कंट्रीब्यूशन के इक्वल है. डेफिनेटली उसको नेग्लेक्ट करना हमारे लिए जानलेवा होने वाला है. तो ये हमारे पास H प्लस आ गया. अब हम लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? pH निकाल सकते हैं. तो pH जो आएगा दैट विल बी सिंपली 2 माइनस log 10 1.4. तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट कर ले 1.5 में, ये 3/2 है, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1.83 टाइम्स. इस टाइप का कोई pH आएगा. ओके, अंडरस्टूड. एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, सिमिलरली हमारे पास जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है C into alpha, that is 10 to the power minus 2 into alpha, that will be equals to 4 into 10 to the power minus 3 molar. तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करता हुआ दोनों केस डिस्कस कर दिया. और दोनों केस में हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम वीक एसिड का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स H प्लस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और किस केस में उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. वो दोनों केस हमें डेफिनेटली मालूम होना चाहिए. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड केस. ठीक है, वी मूव ऑन टू द थर्ड केस. वो क्या है? मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स. अगर हमारे पास दोनों एसिड वीक है
तो इन दैट केस हमारे पास क्या होने वाला है, राइट? अच्छा, इसमें मैं दोनों प्रोफाइल को साथ में डिस्कस करता हूं। मेरे पास HA है 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन, Ka जो है लेट्स टेक इट एज 10 to the power -5, एंड दूसरा HB 0.2 मोलर, ये जो है टेक इट एज 4 into 10 to the power -5। कैलकुलेट। concentration of H plus, concentration of A minus and concentration of B minus। तो HA HB दोनों का कंसेंट्रेशन दे रखा है और Ka1 और Ka2 दोनों दे रखा है। तो यहां पर द केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज Ka1 and Ka2 are comparable। यहां पर हमें दोनों एसिड का जो Kas है वो अगर आपस में कंपेरेबल हो तो इन दैट केस हम pH वगैरह किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में एक बार हम देखते हैं, राइट? तो यहां पर क्या है, मेरे पास HA अगर टूटता है तो ये है H प्लस A माइनस, एंड सिमिलरली HB अगर टूटता है तो होगा H प्लस प्लस B माइनस, राइट? सुना, यहां पर ये है इनिशियली C1 जो कि मेरा 0.1 दे रखा है, मैं लास्ट में वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो इनिशियली ये है C1, ये है 0, ये है 0, ये है C2, ये है 0, ये है 0। तो एक बार के लिए मैं दोनों का इंडिपेंडेंट डिसोसिएशन अज्यूम करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा C1 into 1 minus alpha 1, C1 alpha 1, C1 alpha 1, एंड सिमिलरली HB का क्या आ जाएगा C2 into 1 minus alpha 2, C2 alpha 2, C2 alpha 2। बट H प्लस यहां पर दोनों एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो H प्लस का नेट कंट्रीब्यूशन होगा उसमें हमारा दोनों का कंट्रीब्यूशन को जोड़ना पड़ेगा, राइट? अच्छा, दोनों एसिड सफिशिएंटली वीक है, इंडिविजुअल अल्फाज हम साफ साफ देख सकते हैं 10 to the power -2 के ऑर्डर में है, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, वो इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो डेफिनेटली विथ रीजनेबल लेवल ऑफ गुड वी कैन अप्रोक्सीमेट इट एज C1 and similarly we can approximate it with C2। तो मैं HA के लिए अगर लिखूं तो मेरे पास Ka1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, this into this by this, C1 C1 cancels, alpha 1 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, right? and similarly अगर मैं Ka2 लिखूं तो Ka2 मेरा क्या आएगा, this into this by this, C2 C2 cancels, तो मेरे पास क्या आ जाएगा alpha 2 into C1 alpha 1 plus C2 alpha 2। नाउ अब सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, क्यों ना एक काम करें, इस वाले इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर दे और इस वाले इक्वेशन को मैं C2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा C1 into Ka1 that is C1 alpha 1, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2।
और दूसरे वाले इक्वेशन को C2 से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या आएगा हमारे पास? C2 इंटू KA2 इज इक्वल्स टू C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। और अब क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, और जैसे ही मैं ऐड करूंगा मेरे पास क्या आएगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू KA1 प्लस C2 इंटू KA2। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ये कितना आएगा? 10 टू द पावर माइनस 6। ये कितना आएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एंड ध्यान देना C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 क्या है मेरे पास? H प्लस का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो रूट अगर मैं ले लूं, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, राइट। ये मेरे पास H प्लस का कंसेंट्रेशन आ गया है। तो अब अगर कोई pH निकालने बोलेगा तो मैं pH भी यहां से आसानी से निकाल दूंगा। इट विल बी 3 माइनस log 3, it is 0.48, so pH will be 2.52। अच्छा, मेरे पास इसका वैल्यू आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर, यहां पर अगर हम देखें 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, तो C1 अल्फा 1 का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी A माइनस। तो A माइनस विल बी C1 इंटू KA1 10 टू द पावर माइनस 6 by H plus, that is 3.33 into 10 to the power minus 4 molar, right? और सिमिलरली B माइनस मेरे पास आ जाएगा क्या? C2K2 डिवाइडेड बाई H प्लस। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास आएगा 8 into 10 to the power minus 6 by 3 into 10 to the power minus 3, तो 2.67 into 10 to the power minus 3 मोलर। समझ में आया? तो यह है पहला प्रोफाइल जहां पे दोनों का Ks जो है वो हमारा आपस में कंपेरेबल है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। HA जो है वो है 0.1 मोलर, KA है 10 टू द पावर माइनस 5, और दूसरा HB है 0.1 मोलर, KA जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 9। इसको मैं K1 बोल देता हूं, इसको मैं KA2 बोल देता हूं। यहां पर भी सेम क्वेश्चन, H प्लस निकालो, A माइनस निकालो और B माइनस निकालो। तो यहां पर भी अगर हम गौर से ध्यान दें तो KA2 इज मच मच लेस देन KA1। HB बेहद ही ज्यादा वीक एसिड है HA के सामने। तो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे? लॉजिकल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? The logical approximation is all H plus from HA। HB का डिसोसिएशन को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम HA का इंडिपेंडेंट डिसोसिएशन कंसीडर करेंगे। ऐसा केसेस में हम ये वाला तरीका से नहीं जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन हम लोगों का भयंकर टीडियस बनेगा और हम मच्छर मारने के लिए तोप नहीं दागते हैं। इन द सेंस डेसिमल के 4th घर में जाके कोई डिफरेंस आए उसके लिए हम कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंडिपेंडेंट डिसोसिएशन ऑफ HA हम यहां पे कंसीडर करने वाले हैं। तो HA सबसे पहले इंडिपेंडेंटली टूटेगा,
HB को कंप्लीटली भूल जाओ विथ Ka1, तो C कितना आता है, सॉरी अल्फा कितना आता है, अंडर रूट K1 बाई C1 कितना आएगा 10 to the power -5 बाई 0.1, तो कितना आएगा 10 to the power -2। क्या मैं नेग्लेक्ट करके अच्छा काम किया हूं? बहुत अच्छा काम किया हूं, इससे अच्छा काम तो हो ही नहीं सकता है। तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास आ गया 10 to the power -2, so that implies the concentration of H plus will be equals to the concentration of A minus, and that will be simply equals to C alpha, right? तो कितना आ जाएगा 10 to the power -3 मोलर, मतलब pH मेरे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो H प्लस और A माइनस आ गया। बट यहां पर मेन पूछेगा जो घर पे एकदम कोने में एक ड्रॉप की तरह B माइनस पड़ा हुआ मिलेगा, वो B माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है वो बताया जाए। तो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस HB थोड़ा बहुत तो टूटेगा, ऑब्वियसली वो ऐसा ही लल्लू एसिड था और अब तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वो महालल्लू एसिड बनेगा। B माइनस का कंसेंट्रेशन बेहद ही ज्यादा कम होने वाला है, लेकिन जीरो तो नहीं है। तो अब हम लोग HB को थोड़ा बहुत तोड़ने वाले हैं एज H प्लस एंड B माइनस बेहद ही कम अमाउंट पे टूटेगा। ये है राइट नाउ 0.1, ये है राइट नाउ 10 to the power -3, ये है राइट नाउ 0, 0.1 into 1 minus alpha 10 to the power -3 plus 0.1 alpha, ये 0.1 alpha। सो दिस इज, इसको अल्फा 1 भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2, ठीक है। दिस कैन बी वेल अप्रोक्सीमेटेड एज 0.1, अल्फा 1 बेहद छोटा है। दिस कैन बी वेल अप्रोक्सीमेटेड एज 10 to the power -3, तो दिस इंटू दिस बाई दिस, यानी 10 to the power -3 alpha 1, that will be the value of Ka2। समझ में आया? दिस इंटू दिस 0.1 0.1 तो कट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 10 to the power -3 इंटू अल्फा 1, तो अल्फा 1 जो आएगा वो आएगा 10 to the power -6, क्योंकि K2 जो है वो मेरा कितना है 10 to the power -9, तो अल्फा 1 मेरे पास आ गया 10 to the power -6। तो कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस जो आएगा that will be simply equals to 0.1 into alpha 1, that is 10 to the power -7 मोलर। और जितना अमाउंट ऑफ B माइनस टूट रहा है वही हमारा HB का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स H प्लस है, तो उसका कंट्रीब्यूशन लगभग आएगा 10 to the power -7 मोलर, जिसको डेफिनेटली हम 10 to the power -3 मोलर के सामने हर हाल पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों केस के बारे में हमें ढंग से समझ लेना जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर दो वीक एसिड का मिक्सचर है, टू पॉसिबिलिटीज अराइज, दोनों कंपैरेटिव लेवल पे वीक है या फिर दूसरा वाला एसिड बेहद ज्यादा वीक है, तो इस वाले केस में हम तोप नहीं दागेंगे। हम जो बहुत ज्यादा वीक वाला एसिड है वहां से आता हुआ कोई भी H प्लस को हर हाल पे नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो दो एसिड का जो मिक्सचर बन सकता है वो सारे के सारे एनालिसिस हम लोग यहां पर कर चुके हैं। तो आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, और फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स diprotic and other polyprotic acids. Okay, so now let's start with
पॉलीप्रोटिक एसिड्स, तो पहला जो केस हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी डाइप्रोटिक एसिड्स, राइट। अच्छा, डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे जिसके अंदर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो। तो उसके अंदर जो पहला केस हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे डाइप्रोटिक एसिड जिनका दोनों के दोनों डिसोसिएशन हमारा कंप्लीटली नॉन इक्विलिब्रियम हो, यानी बोथ द डिसोसिएशन गो अप टू 100%। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है H2SO4, अनलेस एंड अनटिल इसका कंसेंट्रेशन हमारा बहुत ज्यादा हाई हो। तो H2SO4 सबसे पहले 100% डिसोशिएट करता है एज H प्लस एंड HSO4 माइनस, एंड HSO4 माइनस भी प्रैक्टिकली 100% ही डिसोशिएट करता है एज H प्लस एंड सल्फेट। यहां पर दोनों स्टेप में ही किसी भी प्रकार का कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो सिंपल सा मतलब यह है, जो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 अगर मेरा C हो तो दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2C। तो ये है पहला केस जहां पर हम स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड को लेकर डील करेंगे। दोनों के दोनों H प्लस विदाउट एनी इक्विलिब्रियम 100% डिसोशिएट होते हुए आगे बढ़ रहा है। ओके, अच्छा, हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान देना, H2SO4 का सेकेंड डिसोशिएशन अगर हमारा कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है तो इन दैट केस वो 100% डिसोशिएट नहीं करता है, बट फॉर नॉर्मल कंसेंट्रेशन लाइक 0.1 मोलर into the power -2 मोलर, उन सारे केसेस के लिए हम डेफिनेटली HSO4 माइनस का डिसोसिएशन भी 100% एज्यूम कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देना यहां पर, नॉर्मली जो फर्स्ट डिसोसिएशन है उसके कंपैरिजन में सेकेंड डिसोसिएशन हमेशा टफ होने वाला है। द रीजन इज वेरी सिंपल, जो यहां पर H प्लस है वो ऑलरेडी नेगेटिव कोई एक स्पीसीज से बाहर निकल के आ रहा है, यानी HSO4 माइनस इज ऑलरेडी नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिवली चार्ज ऑलरेडी जो स्पीसीज है उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज द कूलम्बिक अट्रैक्शन, राइट। सो अब हम लोग जो सेकेंड इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। फर्स्ट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग, सेकेंड डिसोसिएशन वीक। जो हमारा पहला डिसोसिएशन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सेकेंड डिसोसिएशन है वो हमारा वीक है। मतलब क्या है? इसका क्लासिक एग्जांपल है क्रोमिक एसिड H2CrO4। इसका जो फर्स्ट डिसोसिएशन है इस पर कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिंपली टूटता है as H plus and HCrO4 minus. There is no equilibrium, it dissociates 100%। और सेकेंड में HCrO4 minus in equilibrium dissociates as H plus plus CrO4 double minus,
तो Ka1 जो इसका फर्स्ट डिसोसिएशन है वो हमारा प्रैक्टिकली इनफाइनाइट है, यानी 100% है फॉरवर्ड। और जो हमारा सेकेंड डिसोसिएशन है Ka2 वो दे रखा है मान लो 10⁻⁻5। तो सवाल यहां पर ये है, कैलकुलेट pH एंड कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट। ठीक है, ओके। एक बात ध्यान दो, इसका Ka2 बेहद छोटा है, तो लॉजिकली हम एक चीज मान सकते हैं या नहीं, दैट ऑल H प्लस comes from the first step only। जितना भी H प्लस आ रहा है, ठीक है, वो हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप से आ रहा है। तो चलो H2CrO4 का कंसेंट्रेशन ले लो, कुछ 0.1 मोलर। तो ऑब्वियस सी बात है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम प्रैक्टिकली एज्यूम कर सकते हैं जो कि 0.1 मोलर पे फिक्स रहेगा, क्योंकि सेकेंड वाले स्टेप के लिए और एनी हाउ एसिड वीक है, फर्स्ट स्टेप से एक्सटर्नली H प्लस आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉमन आयन इफेक्ट ये वाला इक्विलिब्रियम मेरा और ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट करने वाला है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है, हमारा जो ऑलरेडी वीक स्टेप था वो और ज्यादा वीक बनने वाला है। सुनाओ, HCrO4 माइनस in equilibrium breaks as H plus and CrO4 double minus, right? Obviously फर्स्ट स्टेप से जितना H प्लस आया था उतना ही HCrO4 माइनस आएगा, तो HCrO4 माइनस का कंसेंट्रेशन भी हम 0.1 लिख सकते हैं, H प्लस को भी हम 0.1 लिख सकते हैं, और CrO4 डबल माइनस राइट नाउ 0 है। अब इसके बाद कितना आएगा, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा, और ये कितना आ जाएगा 0.1 अल्फा, राइट। सुनाओ, Ka that is 10 to the power minus 5, 0.1 into 1 plus alpha into alpha by 1 minus alpha. Now alpha being small हमने assume किए हैं, तो 1 प्लस अल्फा को भी हम लगभग 1 लिखेंगे, और 1 माइनस अल्फा को भी हम लगभग 1 लिखेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर, अगर हम यहां पे देखें तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, सो दिस इज 1 इज कैंसल्ड आउट, सो 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू अल्फा, यानी अल्फा हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा सेकेंड स्टेप का वो कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 4, जो कि हम देख सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो सेकेंड स्टेप का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट करके क्या हमने अच्छा काम किए हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम किए हैं, और इससे अच्छा काम तो हम कर ही नहीं सकते थे। एंड लास्ट स्टेप जहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट पूछा है, कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट कितना है 0.1 इंटू अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 5, अल्फा मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो क्रोमेट का कंसेंट्रेशन मेरे पास आ गया 10 टू द पावर माइनस 5, H प्लस का कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर आ रखा है, तो pH जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये है हमारा सेकेंड केस जहां पर फर्स्ट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है
और सेकेंड डिसोसिएशन हमारा वीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक दूसरा केस भी बन सकता है। कंसिडर एन एसिड H2A. Concentration of H2A is equals to 10 to the power minus 2 molar. Right? So now, क्या होगा यहां पर? H2A का फर्स्ट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है और ये 100% टूटता है एज HA माइनस प्लस H प्लस, and HA minus then again dissociates as H plus plus A double minus, और यहां पर हमारा मान लो इसका Ka2 जो दे रखा है वो दे रखा है 10 to the power minus 2। K1 क्योंकि कोई इक्विलिब्रियम नहीं है और ये स्ट्रॉन्ग है, that can be practically taken as infinite, right? तो अब हमारे पास सवाल ये आएगा जो कैलकुलेट pH एंड कंसेंट्रेशन ऑफ A डबल माइनस। तो यहां पर हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे? ध्यान देना इसका Ka2 10 to the power minus 2 है और जो हमारा एसिड का कंसेंट्रेशन है वो भी 10 to the power minus 2 है। तो डेफिनेटली यहां पर हम सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी इस केस में और इस केस में मेन अंतर जो आएगा वो तो इसी बात पे आएगा, H प्लस कमिंग फ्रॉम the second step cannot be neglected. H plus coming from the second step cannot be ever neglected. तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करूं तो यहां पर तो H2A 100% डिसोशिएट होके ये बन जा रहा है HA माइनस एंड H प्लस, और फर्स्ट स्टेप से जो हमारे पास HA माइनस आएगा वो भी आएगा 10 to the power minus 2 मोलर, और सेकेंड स्टेप से जो H प्लस आएगा वो भी हमारे पास आएगा 10 to the power minus 2 मोलर। अब इसके बाद जो हमारा HA माइनस होगा वो HA माइनस बनेगा H प्लस प्लस A डबल माइनस। नाउ HA माइनस जो होगा वो कितना है 10 to the power minus 2, H प्लस जो है वो 10 to the power minus 2 और ये वाला है 0। तो हमारे पास क्या आएगा 10 to the power minus 2 into 1 minus alpha, ये कितना हो जाएगा 10 to the power minus 2 into 1 plus alpha, और ये कितना हो जाएगा 10 to the power minus 2 alpha, राइट? तो Ka कितना आ जाएगा 10 to the power minus 2 into 1 plus alpha 10 to the power minus 2 alpha divided by 10 to the power minus 2 into 1 minus alpha, और Ka2 का जो वैल्यू है that is also equals to 10 to the power minus 2। तो if we solve this is cut, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2। ऑब्वियसली माइनस हम लेंगे नहीं, अल्फा कैन नॉट बी नेगेटिव।
4 + 4 by 2, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? दिस विल बी √2 - 1। ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। तो अल्फा मेरे पास आ गया √2 - 1, दैट इज अप्रोक्सीमेटेड एज 0.4। √2 कितना होता है? 1.414। 1 अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको लिख सकता हूं कितना? 0.4। एंड नाउ तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कितना आएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H+ विल बी साफ 1 + अल्फा into 10⁻⁻² molar, right? And which is equals to 1.4 into 10⁻⁻² molar। तो हमारे पास साफ जो pH का वैल्यू आएगा, pH कितना आने वाला है? It will be 2 - log 10, 1.4, right? And which can be approximately written as तो ये हमारे पास pH आ जाएगा, राइट? और इसके अलावा और क्या है? ध्यान देना, कंसेंट्रेशन ऑफ A क्या आने वाला है मेरे पास? 10⁻² अल्फा, that will be equals to 0.4 into 10⁻², that is 4 into 10⁻³ मोलर। तो अगर हमारे पास डाइक्रोटिक एसिड है तो पहला केस हमने देखे हैं जहां पर दोनों के दोनों डिसोसिएशन 100% टेक पार्ट कर रहा है। उसके बाद पहला डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग और दूसरा डिसोसिएशन वीक। उसके अंदर भी दो केस है। पहला केस ये जहां पर एक डिसोसिएशन बेहद वीक है, यानी सेकेंड वाला डिसोसिएशन बेहद वीक होने के कारण उसका कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, वहां पर हम जो देखेंगे वो क्या होगा? सारे H+ हमारा फर्स्ट स्टेप से ही आने वाला है। सेकेंड स्टेप में बहुत ही ज्यादा मामूली सा हमारा डिसोसिएशन होने वाला है। उसके बाद एक और केस किए जहां पर सेकेंड डिसोसिएशन वीक तो है लेकिन इतना भी वीक नहीं है जो कि हम सेकेंड डिसोसिएशन से आता हुआ H+ को हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर हम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं मार पाएंगे। हमें एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए हमें H+ और A डबल माइनस निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ वी विल लुक द थर्ड केस। वो क्या है? बोथ द डिसोसिएशंस आर वीक। इसके लिए क्लासिक एग्जांपल क्या होता है? एक बेहद ही घटिया एसिड लेते हैं, एग्जांपल H2S, राइट? समझ में आया? तो H2S H+ and HS माइनस, राइट? ये है K1 एंड HS माइनस थोड़ा बहुत टूट के बनता है S डबल माइनस, ये हो गया K2, राइट? H2S का इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखा है C। इसके अलावा और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है Ka1 एंड Ka2
both are small but Ka2 is much less than Ka1. Ka2 जो है वो बेहद ही कम है with respect to K1. ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेट concentration of H plus, concentration of HS minus and concentration of sulfide. तो ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है, K1 सफिशिएंटली छोटा है जो कि हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ 1. जब प्रॉपर डेटा दिया हुआ होगा तब हम देखेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे. अभी तो ये हम मान लेते हैं जो अल्फा यहां पर सफिशिएंटली स्मॉल है तो 1 माइनस अल्फा को 1 मानना यहां पर अलाउड रहेगा. अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है Ka2 इज मच लेस देन Ka1. तो इसका सिंपल मतलब ये है वी कैन सेफली assume that all H plus comes from first step only. हम यहां पर ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं जो जितना भी H प्लस आ रहा है वो सारे के सारे फर्स्ट स्टेप से ही आ रहे हैं. सेकेंड स्टेप का जो H प्लस के तरफ कंट्रीब्यूशन है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. ओके, सुना क्या होगा यहां पर. H2S gives H plus HS minus, right? H2S का कितना है कंसेंट्रेशन इनिशियली? C0 0. This is C into 1 minus alpha. This is C alpha. This is C alpha. Equilibrium constant जो है that is equals to K1. तो K1 मेरे पास क्या आने वाला है? C alpha square by 1 minus alpha. और क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं K1 मेरा छोटा है तो that can be approximated as C alpha square. Therefore, C alpha square equals to Ka1. तो alpha equals to Ka1 by C का अंडर रूट. ये मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा और ये अगर मेरे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस that will be concentration of HS minus, that will be simply C alpha और उसका जो वैल्यू आएगा that will be equals to under root C into Ka1. तो हम साथ साथ देख सकते हैं H2S का जो फर्स्ट डिसोसिएशन है वो एक नॉर्मल जो मोनोप्रोटिक वीक एसिड होता है उसी की तरह होता है. So that is the funda. H plus और HS minus का concentration हमारे पास जो आ जाएगा that will be under root C into Ka1. अब ये वाला H plus के presence जो है इसका second dissociation जो ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब होने वाला था उसको और ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट मरवाएगा ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट. मतलब यहां पर क्या होगा? HS minus breaks as H plus plus sulfide, right? So H plus यहां पर प्रोडक्ट है जो पहले वाले स्टेप से एक्सटर्नली सप्लाई हो रहा है तो दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो ये वाला इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो Ka2 कंसेंट्रेशन ऑफ HS माइनस जो है वो हमारा अभी भी
C इंटू K1 मान सकता हूं, राइट? थोड़ा सा टूटेगा, नेग्लेक्ट, कोई नहीं देख रहा है। और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो होगा वो भी मेरा होगा C इंटू K1, राइट? तो Ka2 that will be equals to H plus into sulfide by HS minus। ये दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो प्रैक्टिकली हमारा इक्वली है, सो दिस वन इज गॉन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड जो है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू Ka2। इस चीज को हम ट्राई करेंगे, जो कि याद रख ले, क्योंकि वो इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है नॉट ओनली इन फिजिकल बट ऑल्सो इन इनऑर्गेनिक। तो बेटर है H2S का अगर हम प्योर फॉर्म में डालें तो जो सल्फाइड का कंसेंट्रेशन होता है वो H2S का सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। बट इसी में अगर हम एक छोटा सा वेरिएशन और लाएं, मतलब क्या है, H2S is added in HCl। H2S जो है उसको हम ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl का इनिशियल कंसेंट्रेशन है C1 और H2S का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो है C2। इसका K1 और K2 तो हमारा सेम ही रहने वाला है, ठीक है? तो इस केस में कैलकुलेट मेन जो पूछेगा कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। अब दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान दो, H2S जो है वो ऑलरेडी वीक एसिड था। HCl का प्रेजेंस जो एक्सटर्नली H प्लस सप्लाई करेगा, देन अकॉर्डिंग टू द ला शातिलिया प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ये वाला इक्विलिब्रियम और ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो इन दैट केस ना केवल हमारा सेकंड डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है, हम फर्स्ट डिसोसिएशन को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फंडा है। पहला, ऑल H प्लस is coming from HCl, right? और दूसरी बात है डिसोसिएशन ऑफ H2S can be neglected। जो हमारा H2S का डिसोसिएशन है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी जो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू C1। जो H प्लस का डिसोसिएशन होगा वो हमारा सिंपली होगा C1, और जो H2S का कंसेंट्रेशन होगा इसको मैं लगभग हमेशा के लिए ही C2 मान सकता हूं। मानता हूं थोड़ा बहुत टूटेगा, बट उतना कम टूटने को हम यहां पर नजरअंदाज करने वाले हैं, राइट? तो H2S पहले वाला डिसोशिएट करेगा एज HS माइनस प्लस H प्लस। ये H2S का क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट डिसोसिएशन होने वाला है। तो ये अगर हमारा फर्स्ट डिसोसिएशन होने वाला है तो इसका कंसेंट्रेशन तो हम प्रैक्टिकली मानेंगे C2 और इसका कंसेंट्रेशन हम प्रैक्टिकली मानेंगे C1। तो Ka1 that is concentration of HS minus into concentration of
H plus by concentration of H2S, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, Ka1 equals to concentration of HS minus into C1 by C2. So from the first step only, HS minus का concentration होगा C2 by C1 into Ka1। ये मेरे पास HS माइनस का कंसंट्रेशन होने वाला है। और अब हम इसका अगर सेकेंड डिसोसिएशन कंसीडर करें तो HS माइनस कैसे टूटेगा, एज H प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, सल्फाइड, राइट। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या है, Ka2। उसके अंदर ध्यान देना HS माइनस तो यहां से आ रहा है और H प्लस जो है वो तो हमारा C1 पे फिक्स है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, कंसेंट्रेशन Ka2 कैन बी रिटन एज concentration of H plus into concentration of sulfide by concentration of HS minus. So that means the concentration of sulfide will be HS minus, that is C2 by C1 into K1 into Ka2 divided by H plus, that will be equals to C1। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा concentration of sulfide will be C2 by C1 square Ka1 into Ka2। ऑब्वियस बात है, पहले जो कि नॉर्मल कंडीशन में था Ka2, अब इसमें टर्म आ रहा है K1 into K2। मान लेता हूं एक बार के लिए K1 10 to the power minus 11 के ऑर्डर के हैं और K2 10 to the power minus 19 के ऑर्डर के हैं। तो पहले यहां पर 10 to the power minus 19 के ऑर्डर में था, जो अब यहां पर साफ साफ 10 to the power minus 30 के ऑर्डर में आने वाला है। तो HCl का प्रेजेंस, सो ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ HCl lowers the concentration of sulfide by a substantial amount। राइट, ये वाला फंडा भी हम इनऑर्गेनिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हम डाइप्रोटिक एसिड के जितने भी केसेस हो सकते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोनों स्टेप स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सेकंड वीक, उसके अंदर भी दो केस, अगर बहुत ज्यादा वीक है सेकंड वाला, या फिर सेकंड वाला अगर उतना ज्यादा वीक नहीं है तो, एंड थर्ड केस जहां पर दोनों के दोनों डिसोसिएशन हमारा वीक है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ H2S। और इसके अलावा एक और केस हमें याद रखना है, अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में H2S को हम पानी में डालते हैं तो इन दैट केस उसका डिसोसिएशन पे हमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारे के सारे केस हम डाइप्रोटिक का यहां पर एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके।